फिर हम इसमें सीखेंगे कि अ, हमारे शरीर के अनुसार हम किस तरह से चीजों को खाएं जो हमारे लिए फायदा करता है ना। शरीर परिवार में इतने सारे लोग होते हैं, 4-5, तो ये जरूरी नहीं है कि सारा कुछ उन चीजें जो है वो सबको सब सूट करे। तो उनको कैसे हम एक दूसरे की अच्छे से उपयोगी बना सके ताकि वो उनको उनके शरीर को वह सूट करे और उनका स्वास्थ्य जो अच्छा रहे। फिर किन बर्तनों में हमें खाना बनाना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उन सबको भी हम इनमें सीखेंगे कि कौन कौन से बर्तन हमें यूज करने हैं और कौन से नहीं, और किन तरीकों से हमें वो खाना बनाना है जो हमारे लिए उपयुक्त होता है। फिर बहुत सारी चीजों को हम मिक्स कर करके खाना बनाते रहते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि ये विरुद्ध आहार जो है वो कौन कौन से हैं और वो हमारे शरीर में कौन किस तरह से वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। फिर खाने का सही तरीका क्या है। फिर ये जो जैसे टाइम सर्कल होता है ना पृथ्वी पर, पहले ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु जो ये आती है ना, उसी तरह से हमारे जो शरीर है उसका भी एक टाइम सर्कल होता है। तो वो सब चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। फिर पानी, एल्कलाइन पानी आपने सबने सुना ही होगा। तो वो बहुत सी कुछ कुछ हमारे जो जनरल चीजें हैं, जैसे एसिडिटी है या सिर दर्द है, पेट में गड़बड़ी है, तो इन सब चीजों के लिए किस तरह से हम किन किन वस्तुओं को मिलाकर हम एल्कलाइन वाटर बनाएं जो हमारे लिए अच्छा है। फिर शुगर का भी एक अच्छा सा टॉपिक है कि शुगर हमारे लिए क्यों नुकसानदेह है। ये सब कुछ हम इस कोर्स में सीखने वाले। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि जो हमारा मेन टॉपिक है, और ये हमारा जो कोर्स है ना वो 3 दिनों का ही होता है और 2-2 घंटे का होता है और ऑनलाइन है। तो जब भी डेट होगा तो हम सबको सूचित कर ही देंगे। ठीक है, तो आप जरूर करिए, अभी से मन बनाइए कि हमें ये कोर्स जरूर करना है। और हमारी जो पुरातन सनातन संस्कृति है ना, वो भी एक वैज्ञानिक है। तो जीवन का हर पहलू एकदम सटीक होता है वैज्ञानिक दृष्टि से भी, है ना। वैसे तो ये हजारों बार सिद्ध हो ही चुका है, लेकिन इसका एक उदाहरण कांसे का एक फूल होता है। कांसा एक ऐसे लंबा लंबा घास जैसा होता है जिसके जब वो पक जाता है पूरी तरह से तो वाइट वाइट दिखता है। आपने सब देखा होगा, अगर ट्रेन में अगर जाते हैं तो सफेद सफेद खिला होता है और वो ऐसे हिलता रहता है ना, घास वाइट। तो ये जो है कांसे का फूल है जो वर्षा ऋतु के खत्म होने का संकेत करती है। यदि ये सारा कुछ सफेद फूल एकदम दिख रहा है तो हम समझते हैं कि ये जो वर्षा ऋतु है वो अब जाने वाली है ना। तो रामचरितमानस में भी एक दोहा था है कि वर्षा विकट शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कांस सकल महि छाई, जनु बरसाकृत प्रगट बुढ़ाई। है ना। तो राम भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो, वर्षा ऋतु बीत गई है और ये जो सुहानी शरद ऋतु है ना वो उसका आगमन हो चुका है, आ गई है। क्यों? क्योंकि कांसे का जो ये सफेद फूल है वो पृथ्वी पर पूरा छा गया है। मानो वर्षा ऋतु ने कांसे के फूल के रूप में अपना जो बुढ़ापा है वो दिखा दिया है, यानी अब उनके वर्षा ऋतु के जाने का समय आ गया है ना। तो इस तरह से ये जो हमारा सनातन संस्कृति है उसमें हम देख कर ही कहते हैं, लेकिन अब का मौसम ये सारे कुछ इतने गड़बड़ी है इस ब्रह्मांड में कि अभी भी पानी चल ही रहा है, हर जगह ये पानी है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शरद ऋतुचर्या। तो शरद ऋतुचर्या यानी ऋतु यानी मौसम और सेशन मौसम। तो और इस ऋतु में हमें खान पान में, रहन सहन में क्या चेंजेस करना है, यानी अपने फूड हैबिट्स में, डाइट में, फिर लाइफ स्टाइल में
क्या चेंज करना है और कौन सी चीजें हमारे लिए पथ्यकर है यानी सही है, और कौन सी चीजें अपथ्यकर है ना, जो हमें अवॉइड करनी है। तो ये ऋतुचर्या में बताई जाती है। तो आयुर्वेद में जैसे 6 ऋतु बताए गए हैं, है ना। शिशिर है, बसंत है, ग्रीष्म है, फिर वर्षा ऋतु है, और अब शरद ऋतु आई है ना। तो ये जो 6 ऋतु हैं, तो एक ऋतु जो है वो 2 माह का होता है। तो इस तरह से साल के जो हमारे ये जो 12 महीने होते हैं, उनमें 6 ऋतु आती है। तो आज हम वर्षा ऋतु के मौसम के बाद, यानी क्या होता है, वर्षा ऋतु के बाद अचानक गर्मी जो है वो बढ़ जाती है ना, और धूप भी तेज हो जाती है। शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन, है ना। तो ये आश्विन और कार्तिक मास है। फिर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो ये मिड सितंबर और मिड नवंबर, है ना, तक का ये जो है वो उसका समय है ना। तो थोड़ा सा आगे पीछे ये हो सकता है। और शरद ऋतु में सबसे ज्यादा बीमारियां देखी जा सकती हैं, क्योंकि सर्दी मतलब ठंडी थोड़ा मौसम रहता है और गर्मी भी, तेज धूप की जो गर्मी होती है वह है। तो शरद ऋतु में हमारे शरीर में इन तीनों दोषों का, जो अभी हमने बताया ना, हमारे जो होलिस्टिक कुकिंग में हम जो सीखेंगे वात पित्त कफ के बारे में डिटेल में, तो ये तीनों दोष जो है वो हमारे शरीर पर क्या असर होता है इन दोषों का, फिर बीमारियां क्या से क्या क्या उत्पन्न होती हैं, फिर इनके पीछे क्या क्या कारण है इसके, कि खान पान रहन सहन में हम क्या बदलाव कर सकते हैं इस सीजन में, कौन सी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, या और कौन सी चीजें लेने में हमें सावधानी बरतनी है, यानी कम मात्रा में हम ले सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे हम टिप्स भी बताएंगे जिसमें हम अपना बचाव कर सकते हैं ना। तो ये पूरी जानकारी जो है वो हमारी आयुर्वेद के जैसे अष्टांग हृदय है, चरक संहिता, है ना, इनमें इनके जो 6ठा अध्याय है उसमें ये पूरी जानकारी हमें दी गई है। तो आयुर्वेद में दिनचर्या यानी हमारी डेली रूटीन के बारे में विस्तार से हम जानते हैं। फिर जब हम कहते हैं कि दिनचर्या तो हम फॉलो करते ही हैं, तो फिर इन ऋतु के अनुसार ये चर्या क्यों फॉलो करें, हम तो करते ही हैं, तो इसमें हमें क्या फायदा है। तो शरीर में जो 3 दोष है हमारे, वात पित्त और कफ, ये इसको आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है ना। तो जब ऋतु बदलती है तो हमारे शरीर में जो ये वात पित्त कफ है उसकी अवस्था भी बदल जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, संचय, प्रकोप और प्रशम, ये आयुर्वेद की भाषा है ना। तो संचय यानी शरीर में दोषों को जमा होना, संचय यानी जमा करना। फिर प्रकोप माने इन दोषों का ज्यादा बढ़ना हमारे शरीर में। फिर प्रशम यानी फिर से इनका कम होना, बढ़ना और फिर कम होना। तो संचय और प्रकोप और प्रशम, है ना, तो ये जो 3 है वो अलग अलग ऋतुओं में चलते रहते हैं। तो वर्षा ऋतु में यानी बारिश में हमारे शरीर में जो वात दोष बढ़ जाता है ना, सुना ही होगा हमने कि हमारे शरीर में वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ता है। फिर इसी मौसम में शरीर में पित्त का भी संचय होता है ना, या पित्त भी जमा होते रहता है। फिर यानी पित्त जो दोष है उसके जमा होने से और बारिश के बाद, यानी इसके गीलेपन से और फिर सूर्य की गर्मी से, है ना, इन सब से भी जो पित्त है वो हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। तो जो ये पित्त ऑलरेडी हमारे शरीर में पहले ही वर्षा ऋतु में जो संचय हुआ रहता है वो और बढ़ता है। अभी की जो शरद ऋतु की जो गर्मी है, धूप है ना, और यदि हम ज्यादा बाहर काम करते हैं या बाहर ट्रेवल करते हैं तो हमें इसका सामना करना ही पड़ता है। फिर अर्थात यदि पित्त की आवश्यकता से यदि पित्त हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो ये रक्त धातु को हमारे यानी खून को भी यह दूषित करता है। तो खून को खराब करता है, और फिर बढ़ा हुआ पित्त जो है वो और ये जो दूषित रक्त है, ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ और भी बीमारियां और बीमारियों के लक्षण को ये प्रकट करते हैं।
तो इसलिए शरद ऋतु में ज्यादा बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, है ना। देखा होगा आपने, इतना धूप आया अभी अभी थोड़ी देर में, फिर थोड़ा पानी गिरने लग गया, तो इन सबसे ज्यादा बीमारियां होने का डर रहता है। और जलन होती है शरीर में, गर्मी ज्यादा लगना, पसीना आना, चक्कर आना, है ना। मुंह में छाले, गर्मी की वजह से मुंह में छाले भी आते हैं। फिर आंखें, देखा होगा कभी कभी लाल होती है, या हम जलन होती है तो हम यदि ज्यादा मल लें तो वह लाल दिखने लग जाती है। फिर यूरिन में भी कभी कभी जलन होती है, और उस गर्मी के कारण यूरिन भी थोड़ा पीले पीले रंग का दिखने लगता है ना। तो ये सब इस शरद ऋतु में बीमारियों के लक्षण आम तौर पर देखे जा सकते हैं, है ना। फिर शरद ऋतु में जो ये त्वचा का विकार भी होता है ना। तो बढ़े हुए पित्त के कारण जो रक्त दोष होता है, यानी जो हमारा ब्लड जो है वो दूषित होता है, तो इससे काफी सारे जो त्वचा के विकार है वो दिखाई पड़ते हैं, जैसे एक्जिमा होना, या फिर बहुत सारी त्वचा संबंधी बीमारी होना, है ना। तो इस रूप में ये हम देख सकते हैं। फिर इस मौसम में होने वाली जितने भी जो बीमारियां हैं, उनसे आप अपने परिवार का कैसे बचाव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कैसे खाना खाना है। तो आयुर्वेद की संहिताओं में हमें शरद ऋतु में शीत यानी ठंडा और लघु गुण युक्त आहार लेना चाहिए। तो लघु यानी जो पचने में हल्की होती है। तो देखिए, इस मौसम में पित्त भी दोष बढ़ा हुआ है, और जो ये विकृत हुआ जो पित्त है, या फिर ये आवश्यकता से ज्यादा जो बढ़ा हुआ है, और इस समय हमारी अग्नि भी मंद होती है ना। यानी हमारे अग्नि जो है वो हमारा पचना कम होता है ना। तो इस समय जो चीज हमें लेनी होती है वो हम हल्की चीजों को ले सकते हैं, है ना। तो वह चीजों का हम सेवन करना हमें और हमारे शरीर के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। और हल्की चीजें ले, भारी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे बहुत ज्यादा मीठा खाना, है ना। और फिर इसके बाद जब ठंडी का मौसम आएगा, तब हम उस मौसम में, ठंडी के मौसम में क्या होता है, हमारी अग्नि जो है वो प्रदीप्त रहती है, तो हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमें आसानी से पच जाता है ना, इस उस मौसम में। तो उस मौसम में हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी हम खाते हैं वो पच जाता है जल्दी से, और हमारा शरीर को भी उनसे नुकसान नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारी अग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है, आसानी से पच जाता है। जैसे ड्राई फ्रूट है, तली हुई चीजें हैं, है ना, उस सीजन में हम उन्हें खा सकते हैं। फिर शरद ऋतु में हमें इसका सेवन कर सकते हैं, नहीं सॉरी, शरद ऋतु में हम ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो हमारे अग्नि को और भी मंद कर दे, पचने में हमें भारी लगे। तो शीत गुणात्मक और जो खाना है वो हमें इसमें लेना चाहिए। तो पित्त को कम करने के लिए जैसे ठंडी नेचर की चीजें हैं वो हम खा सकते हैं। फिर इस समय हम आंवला, जैसे आंवला की मुरब्बा है, कैंडी है ना, या फिर काला मुनक्का है, मिश्री है, धनिया है, सौंफ है ना, इन सब चीजों की तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो इस समय जो शरद ऋतु है उस समय हम इनका सेवन कर सकते हैं, और इस समय यदि हम गर्म चीजों का सेवन करेंगे तो वो हमें सॉरी, गर्म चीजों के सेवन को हमें इस समय अवॉइड करना है ना। फिर खाने में हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो जितनी आवश्यकता हमें खाने की है उससे हमें थोड़ा सा खाना कम खाना चाहिए क्वांटिटी में, है ना। तो और अच्छी भूख लगने पर ही हमें भोजन का सेवन करना चाहिए। तो शरद ऋतु में खाने में कौन से स्वाद खाने हैं, तो आयुर्वेद में जो हमारे 60 रस बताए हैं, जिन्हें हम होलिस्टिक कुकिंग में डिटेल में जानेंगे, है ना, कि कौन कौन से स्वाद हैं, और उन स्वादों को यदि हम ज्यादा भी लेते हैं तो क्या क्या
उससे हमें लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है ना। तो ये सब हम उसमें जानते हैं। फिर ये जो पित्त को कम करने के लिए हम कसाय, तिक्त, मधुर, है ना, मीठा, कसैला, कड़वा, है ना, इन दोषों को हम, पित्त दोषों को इन सब से हम कम कर सकते हैं। फिर इस समय हम करेले की सब्जी भी खा सकते हैं, है ना। करेले कड़वे के रूप में हम करेला भी ले सकते हैं। फिर एक आध दो नीम की पत्तियां हैं, है ना, ये भी हम ले सकते हैं। जैसे ये शरद ऋतु आती है ना, शारदीय नवरात्रि, है ना, तो उस समय हम ले सकते हैं इसको। फिर खाने में कौन कौन से स्वाद को हम नहीं रखें, है ना। तो शरद ऋतु में कौन कौन से स्वाद का सेवन नहीं करना चाहिए या हमें संभल कर इसे खाना चाहिए। तो जो पहले हमने 3 स्वाद देखे हैं उसको छोड़कर बाकी हम स्वाद का सेवन कर सकते हैं। मीठा, कड़वा, कसैला, है ना, खट्टा, नमकीन, ये सबको हम देख कर, समझ कर, जब होलिस्टिक कुकिंग करेंगे तो और उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में जानते हैं। फिर शरद ऋतु में अनाज दाल कौन सी रखें, तो चावल का इस्तेमाल हम इस समय कर सकते हैं। और यदि चावल पुराना है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो जो चावल पुराना होता है वो हल्का होता है पचने में। फिर और उनको पकाना कैसे है ये सब हम कोर्स में सीखते हैं। फिर इसमें हम गेहूं है, जौ की रोटी है, ज्वार है, ये भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जौ की जो रोटी होती है वो नेचर में ठंडी होती है। फिर मूंग की दाल, है ना, ये भी पचने में अच्छा है। फिर सब्जियां और फल कौन से लें, तो जैसे करेला है, पेठा है ना, कद्दू, लौकी, इस तरह की जो सारी सब्जियां हैं, और कच्चे केले की सब्जी भी हम ले सकते हैं। तो ये जो सारी सब्जियां हैं वो पचने में हल्की है। और हम इसे हल्का सा घी के साथ छौंक लगाकर भी हम ले सकते हैं। तो जो शरीर में पित्त बढ़ा है वो थोड़ा कम होता है। तो फलों में हम क्या क्या फल लें, तो फलों में जैसे सीताफल है, अंगूर है, आंवले का सेवन हम कर सकते हैं, या फिर नारियल पानी वगैरह भी हम पी सकते हैं। इस शरद ऋतु में जो पानी है वो किस तरह का पीना चाहिए, तो आजकल जैसे हम मटके में, घड़े में जो पानी रखते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा होता है ना, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें भी पड़ती हैं, हवा भी पड़ती है, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। फिर इस समय हम मुनक्का है ना, उसका सेवन भी कर सकते हैं। धनिया है, सौंफ है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पित्त को कम करती हैं। फिर शरद ऋतु में कौन कौन सी चीजों को हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो इस समय हमें भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब आवश्यकता से ज्यादा थोड़ा खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ी कम मात्रा में ही हम लें। फिर हैवी नहीं होना चाहिए, हैवी खाना अवॉइड करना है। और दही वगैरह भी, क्योंकि दही की तासीर जो है वो गर्म होती है। तो आयुर्वेद में जो गर्मी यानी शरद ऋतु में जो सितंबर अक्टूबर का समय है, इस मौसम में हमें इसका दही का थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, दही को। पर कुछ थोड़ी मात्रा में हम छाछ का सेवन कर सकते हैं। और पर कम सेवन हमें करना है, पर कम मात्रा में हम छाछ का सेवन कर सकते हैं। पर इसके अलावा जैसे तली हुई चीजें हैं, है ना, इनको भी हमें अवॉइड करना है। और मसालेदार सब्जी है, ज्यादा मसाला है, बहुत ज्यादा तीखा, नमकीन, खट्टी चीजें, इनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। और फर्मेंटेड चीजों को ताजा ही यूज करें, है ना। इसके अलावा हमें दिन में कम से कम सोना चाहिए, थोड़ी देर यदि हमें खाने के बाद इच्छा है तो थोड़ा सा सो, है ना, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और ज्यादा देर तक जागना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि फिर इसके अलावा दिन की तेज धूप होती है ना, उसमें भी बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए पित्त वालों को। फिर अभ्यंग तेल की मालिश, तो शरद ऋतु में अभ्यंग यानी तेल की मालिश भी बहुत अच्छा असर करता है हमारे शरीर में, उन दोषों को भी कम करने के लिए। फिर नारियल या फिर तिल का तेल भी हम इस समय, नारियल का तेल है ना, सॉरी, तिल का तेल तो गर्म होता है, तो हम नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये नेचर में ठंडा होता है। फिर इस ऋतु में पंचकर्मा भी हम करा सकते हैं। और कड़वी, आयुर्वेद के अनुसार जो कड़वी चीजों से तो दवाइयां बनती है ना, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर घी का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए, पर वो भी कौन से घी का, ये भी हम कोर्स में सीखेंगे, कौन सा घी ज्यादा अच्छा होता है। और फिर यदि इस मौसम में हमारा पित्त बढ़ा हुआ है तो विरेचन के द्वारा भी उसे शरीर से हम बाहर कर सकते हैं। तो शरद ऋतु में आहार विहार को देखते हैं किस तरह से, फिजिकल एक्टिविटी भी हम इसमें किस तरह से हमें करना है। तो जैसे टहलना है, और रात की चांदनी में थोड़ा भी हम जैसे बैठ जाएं तो हमें वो शीतलता प्रदान करती है। फिर चंदन वगैरह, यदि ज्यादा गर्मी लग रही है हमें तो चंदन वगैरह का भी लेप हम कर सकते हैं, और पित्त का शमन उससे होता है। फिर इससे मन को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से शरद ऋतु में यदि हम अपने खान पान और